नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बेखौफ अपराधियों ने ट्रक मालिक को गोली मार लूट लिया कैश। मोतीपुर साहेबगंज मार्ग पर दिया घटना को अंजाम। सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत, पति हुआ गंभीर रूप से घायल। भड़का ग्रामीणों का आक्रोश, रेवा रोड जाम कर घंटों रखा आवागमन बाधित। और ब्रह्मश्री समाज के चिंतन शिविर में जुटे राज्य भर के दिग्गज नेता, कहा अपमान का होगा प्रतिकार। तो ये थी सुर्खियां और खबरें विस्तार से। शनिवार की देर रात मोतीपुर साहेबगंज मार्ग के पनापुर के पास कार सवार अपराधियों ने अलकतरा लदे ट्रक मालिक को लूट लिया और भागने के क्रम में गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक मालिक नागेंद्र यादव को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि लुटेरे 30,000 कैश और मोबाइल छीन लिया। सभी पांचों अपराधी हथियार और लोहे के रॉड से लैस थे। कार पर नंबर भी नहीं लिखा था। घटना की जानकारी मिलते पुलिस छानबीन में जुट गई है। हम लोग गिरी पेट्रोल पंप से 10 बजे रात को चले और कोयनी से हमको पीछा कार कर रही थी, स्विफ्ट गाड़ी थी। और मोतीपुर में जब हम लोग मोतीपुर NH से 10 किलोमीटर पहले हम लोगों को आगे गाड़ी से ले आकर घेर दिया और घेर के उसके बाद से पहले मारना चालू किया। उसके बाद क्या किया कि हमारा मोबाइल और पैसा छीन लिया। ड्राइवर को भी मारा। और जब हम लोग गाड़ी से अब वो लोग छीन लिया था तो हम लोग समझे कि वो लोग जा रहा है, लेकिन वो कहा कि जब कार के पास अपना गया और वहाँ से गोली हमको मार दिया। तो क्या क्या छीना? पैसा था मेरे पास 30,000 रुपया और मोबाइल था। कहाँ पे आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे ऐसे गांधीधाम से लोड किए हैं और जा रहे थे बरौनी जा रहे थे जी। क्या कौन ट्रक था? 18 चक्का ट्रक है, ट्रेलर है। क्या लोड था? डामर लोड है, अलकतरा। अच्छा, ट्रक भी लूटने की कोशिश की? नहीं, ट्रक लूटने की कोशिश नहीं की। और अलकतरा क्या लूटेगा वो? खाली पैसा छीना और मारा और फिर उसके बाद से अपनी कार के पास जाकर वहाँ से गोली मार दी। खिलाफी थे? हम गाड़ी मालिक हैं। गाड़ी मालिक हैं। आप गाड़ी मालिक जी। ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ? ड्राइवर को वो ऐसे मारा खाली। हाँ। किधर से पीछा कर रहा था? मतलब कितना दूर से पीछा कर रहा था? आप समझ जाइए कि 100 किलोमीटर दूरी से। कितने लोग थे? वो लोग 5 लोग थे। 5 आदमी जी। सबके पास हथियार था? नहीं, 2 आदमी के पास और 2 आदमी के पास रॉड था और एक ड्राइवर अपनी गाड़ी में वो बैठा हुआ था। कौन गाड़ी थी? वो लोग कौन गाड़ी थी? स्विफ्ट था जी। घटना कहाँ पर हुई है? मोतीपुर से जो NH है ना, अपना 4 लाइन से 10 किलोमीटर पीछे। क्या गोली मारा है आपको? एक गोली। पैसा छीनने के लिए हुआ? हाँ, पैसा छीना हुआ। मनियारी के पुरुषोत्तमपुर में शनिवार को सड़क दुर्घटना में पताही मथुरापुर निवासी शिवजी शाह की पत्नी इंदु देवी की मौत हो गई। वहीं शिवजी शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। पोस्टमार्टम के बाद घर शव पहुंचते ग्रामीण भड़क उठे और मुआवजे की मांग करते हुए मुजफ्फरपुर छपरा मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वो रोड से जा रही थी और रास्ता क्रॉस करने में 4 चक्का आई और उसको मारते हुए चले गई। कहाँ जा रहे थे? वो मायके जा रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से उठा करके उसको XPS में भर्ती कराया गया और वहाँ से इलाज करने के बाद मृत्यु हो गई 2 बजे रात की। उसके बाद फिर सुबह में जितना कागज पत्र के काम हुआ उसके बाद अभी पोस्टमार्टम करा करके लेके आए हैं। रोड जाम किए हुए? जी। क्या मांग है? मांग है 4 लाख रुपया जो उनका मुआवजा मिलता है रोड का, रोड एक्सीडेंट का। ये अपने हस्बैंड के साथ जा रहे थे। क्या नाम है? शिवजी शाह। वो भी घायल है? जी, हल्का सा इंजर्ड भी है। कौन
ची से जा रहे थे? वो दोनों टेम्पू से जा रहे थे, वहाँ से टेम्पू से उतर के रोड क्रॉस कर रहे थे जी। घटना कहाँ की है? घटना माधोपुर का है, माधोपुर हाट। कल का एक्सीडेंट हुआ था कच्ची पक्की में, अच्छा। इलाज के क्रम में मृत्यु हुआ है इनका। रोड जाम है? रोड जाम है। क्या डिमांड है ये लोग को? उन लोग का डिमांड है मतलब आपदा प्रबंधन से जो 4 लाख रुपया मिलता है, मांग है इन लोग की। क्या आ रहे हैं? आ रहे हैं? हाँ, आश्वासन तो दिया है कि चेक लेके आ रहे हैं। रोड जाम हटाया जा रहा है? हटाया जाए। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि 2011 और 2016 की नीतियों में बदलाव कर उसे और लचीला बनाया जाएगा। इससे कल कारखाने लगाने पर काफी सहूलियत होगी। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से चालू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ईख और मक्का से एथेनॉल निर्माण की संभावना के साथ सीमेंट निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने रविवार को कोलकाता में हुए पीएम की रैली को आज तक की सबसे बड़ी रैली बताया। साथ ही कहा कि आरजेडी वहां ममता के साथ है और बिहार में कांग्रेस के साथ, जबकि बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन वाम दलों के साथ है। बहुत अच्छी संभावनाएं हुई हैं। मैं पिछले दिनों यहाँ आया था, लेकिन बहुत उत्साहवर्धक, उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। बिहार को इथेनॉल का हब बनाने के लिए देश हित में ये जरूरी है, क्योंकि लाखों डॉलर पैसा तेल खरीदने में चला जाता है। इसलिए अगर बायोडीजल बनेगा, जिसको इथेनॉल कहते हैं, बिहार में थोड़ा समझते उसको इथेनॉल वर्ड चर्चा में कम है, इसलिए मैंने असेंबली में भी समझाया था। उसको गन्ना का और मक्का का रस समझिए, जैसे संतरा डालते हैं तो जूस निकलता, डायरेक्ट भी बनेगा, बिना चीनी बनाए भी बन सकता है। तो इथेनॉल के लिए बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। आज ही मैं मुजफ्फरपुर से एक बड़े उद्योगपति से मैंने बात किया, उनके तरफ से भी रिस्पांस आया है इथेनॉल और सीमेंट में। जो 4 हमारे जितने भी पावर हाउस हैं उसमें जो फ्लाई ऐश निकलता है, उससे हम सीमेंट की फैक्ट्री को देने वाले, ताकि सीमेंट इंडस्ट्री आ जाए। हम टेक्सटाइल पार्क हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, ये सब बनाने वाले। बिहार में असीम संभावनाएं हैं। उद्योग की असीम संभावनाओं को पूरा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम पर विश्वास किया, इनकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। पॉलिसी जल्द ही ले आएंगे, थोड़ा अमेंड करके। जो औद्योगिक नीति हमारी 11 में थी, 16 में थी, उसको 20 में भी कुछ उसमें भी अमेंड कर रहे हैं। हम लोग इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट किसके पास है, इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो उसमें कोई इक्विटी पार्टनर लाता है तो उसको फिर से रजिस्ट्री चार्ज में 15% देना होता है। उसमें भी रिलैक्स देने के बारे में विचार कर रहे हैं। उसके लिए भी कैबिनेट जाएंगे। प्रपोजल बहुत है, उम्मीदें बहुत है। मैंने असेंबली में कहा था ये उद्योग मंत्रालय, क्योंकि भारत सरकार 30,000 करोड़ के करीब रुपया बरौनी रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल में लगाने जा रही। हमारे पास बहुत से प्रपोजल हैं जो उद्योग लगाने के प्रपोजल आ रहे हैं। तो हम बिहार में जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनका रेड कारपेट वेलकम करने को तैयार है। यहाँ पे सुशासन है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है। वो एक एक्सपीरियंस, अनुभव वाले व्यक्ति हैं। उनके साथ पहले भी मैंने केंद्र सरकार में काम किया है। कुछ चीज़ों को हम लोग करने वाले, इसमें कोई शक किसी को नहीं होनी चाहिए। बोलना कम है, करना ज़्यादा। मैं मिशन मोड में हूँ। मुझे एकदम टारगेट किया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जिद है कि बिहार आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बिहार होगा तभी आत्मनिर्भर भारत होगा।
ब्रिगेड में जो रैली हुई है कलकत्ता में ऐतिहासिक है। इंदिरा मुजीब रैली के बाद ये सबसे बड़ी रैली ब्रिगेड के अंदर जैसी सभा आज हुई ऐसी न कभी हुई है न होगी। बंगाल की जनता ने अलार्म बजा दिया है और वो घंटी बज गई है, बता दिया है कि ममता जी जाने वाली हैं और बीजेपी आने वाली। हम लोग बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, चाहे आरजेडी जाकर सपोर्ट कर दे ममता जी को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आरजेडी यहाँ पर ममता जी को बंगाल में सपोर्ट कर रही है और यहाँ कांग्रेस के साथ है, वहाँ कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। तो हम लोग बंगाल में सरकार बनाएंगे, असम में भी हम 2/3 बहुमत की सरकार फिर से बनाएंगे, केरल में अच्छे नतीजे आएंगे, तमिलनाडु के इलाके में भी हमें बहुत सफलता मिलेगी और हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के एमपीएस साइंस कॉलेज में आयोजित स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मृति समारोह में शामिल नेताओं ने हुंकार भरते हुए राजनीतिक दलों पर भूमिहार समाज को उपेक्षा और अपमानित करने का आरोप लगाया। चिंतन शिविर के माध्यम से ब्रह्मश्री समाज ने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। समारोह में संयोजक पूर्व मंत्री अजीत कुमार, सुरेश शर्मा, रामजतन सिन्हा, सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, वीरा शाही, महाचंद्र प्रसाद सिंह सहित राज्य के कई अन्य जिलों से आए नेता और समाजसेवी शामिल हुए। रामजतन सिन्हा ने कहा कि आजादी के बाद राज्य के नवनिर्माण में जो लोग महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस अपमान का प्रतिकार होगा। संगठन और एकता इसको मजबूत करेंगे। बिहार में जो आज राजनीतिक परिस्थिति हो गई, कहीं कोई सिद्धांत और नीति की बात रह रही। एक राजद है तो एक विशेष जाति की पार्टी हो गई है। अब नीतीश जी हैं तो कहते थे सबका साथ सबका विकास, काम किए सबका साथ अपना विकास। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि लव कुश जिंदाबाद। एक जीतन मांझी का पार्टी है, दूसरा सन ऑफ मल्ला है, तो नीचे बनी क्यारियां तो मनुष्य कहाँ जा सकता है। तो हम जो लोग आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा दिए, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने जेल यातनाएं सही, और आज़ादी के बाद राज्य के नवनिर्माण के लिए जिन्होंने हमारे बगल में खड़ा है, जमींदारी अपनी गंवाई, पृथ्वी पर्स अपना गंवाया, जमीन दान दिया, केवल दान ही नहीं दिया, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, और विनोबा भावे के आह्वान पर, श्री बाबू के आह्वान पर लाखों नहीं कई लाख एकड़ जमीन भूदान को दान में दिया, और उसी जमीन को 40 साल तक सरकार बांटते रही और अपने नाम जस लिखवाते रहे। वैसे पार्टी को सरकार में, सत्ता राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है, तो हम लोग राजनीति में अपनी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए अपने को संगठित करेंगे, और समाज के तमाम वैसे लोग जो राजनीति में उपेक्षित हैं उनको अपने साथ करेंगे और एक नए राजनीतिक विकल्प का निर्माण करेंगे। सर, भूमिहारों का कोई अपना पार्टी होगा क्या आगे? देखिए, अभी तो भूमिहार का केवल नहीं होगा, उसमें और भी लोग जुटेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कोई न कोई राजनीतिक विकल्प का निर्माण होगा, और सारे लोग हमारे ये महसूस करना है कि हमारे साथ उपेक्षा हो रही है। आप देख लीजिएगा कि जिस समाज ने 12 सेनारी जैसे दर्जनों नरसंहार का दंश झेल करके, हजारों प्राणों की कुर्बानी दे करके नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से मुक्ति के लिए सत्ता में बिठाया, उसी सत्ता का इस्तेमाल उन्होंने उस समाज को राजनीतिक रूप से महत्वहीन करने में किया। तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। तो अपमान सहकर चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है। तो इसका प्रतिकार हम लोग करेंगे प्रजातांत्रिक ढंग से, और उस काम में हम लोग लगे हैं। ये 4वीं 5वीं बैठक है, हम लोग एक एक प्रखंड में जाएंगे, ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथी और नीचे जाएंगे, अलग अलग हम लोग हिस्सों में जिम्मेवारी देंगे, अलग अलग हम लोग बांटेंगे, और इसको बहुत मजबूती से करेंगे। उसमें ब्राह्मण को भी साथ करेंगे, उसमें अति पिछड़ा को भी करेंगे, समाज के जो दलित आएंगे, उपेक्षित आएंगे, उनको भी साथ करेंगे। हम कोई जाति का संगठन नहीं बनाएंगे, लेकिन राजनीतिक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले अपने को संगठित करेंगे, तभी तो दूसरे को हम अपने साथ। दूध में कैसे होगा? दही केवल डालने से तो दही जमेगा नहीं, पहले दूध इकट्ठा करना होगा।
कई बार स्थगित हुए सीनेट की बैठक रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। बिहार विश्वविद्यालय के संस्थागत मुद्दों पर चर्चा के साथ बैठक में कुल 1085 करोड़ की बजट को मंजूरी दी गई। कुलपति ने बताया कि कुल 42 कॉलेजों को मान्यता देकर उसकी सूची सरकार को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि छात्र संगठनों के हंगामे की वजह से कई बार सीनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया था। बॉडीज के जितने सारे डिसीजंस थे वो सारे सर्वसम्मति से अनुमोदित हो गए हैं। कितने का बजट किया था? बजट 1064 करोड़ रुपए का बजट। 285 बजट का था। कुछ नए महाविद्यालयों का प्रकरण था, कुछ नए कोर्सेज खोले जा रहे हैं, उन सब के बारे में आज फाइनेंस कमेटी से और प्रॉपर बॉडी से बजट अप्रूव था, उसका अनुमोदन हुआ। कुल कितने कॉलेजों को सर ये दिया गया मान्यता? क्या कॉलेजेस 42 थे सर? 42 कॉलेज। हाँ, मान्यता नहीं दी गई। हम संबद्धता तो सरकार देगी। हम जांच करा के जो सरकार का निर्धारित मानक है उसकी जांच करके और सरकार को मान्यता देने के लिए भेजेंगे। मान्यता देना तो काम सरकार का है। ईमानदार कोशिश और मन में कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो हर काम आसान हो जाता है। दिव्यांगता को दरकिनार कर मुजफ्फरपुर के खादी भंडार चौक स्थित जन औषधि केंद्र के संचालक पंकज झा रविवार को साइकिल से दिल्ली यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में गरीब मजदूरों को जन औषधि के संबंध में जानकारी देते जाएंगे। आपको बता दें कि ये वही पंकज झा हैं जिनसे पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस पर बातचीत की थी। दिल्ली पहुंचने पर वे प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। का जो टारगेट है मेरा लगभग 1.5 महीना का है। 21 अप्रैल 2019 को पहुंचने का है, लेकिन उसका कोई टाइम का मेरे समय में नहीं है। मैं एक दिव्यांग हूँ, जितना चलेंगे उतना ही चलेंगे ना। हो सकता है हमको 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, जल्दीबाजी नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है जन जन तक पहुंचकर, उस झुग्गी झोपड़ी के पास पहुंचकर, उस गरीब दलित के पास पहुंच करके सबको जागरूक करना कि जो आदमी जन औषधि के बारे में नहीं जानते हैं, जन औषधि क्या है, कहाँ है और इससे मिलने वाले फायदे क्या हैं, वैसे व्यक्तियों के पास जाकर के मैं जन जन तक पहुंचकर जन औषधि को बारे में बताऊंगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करूंगा। और देश के प्रति मैं कृत संकल्प हूं आज से सेवा करने का। तो मोदी जी से मुलाकात करना, मैं तो सबसे पहले सारे जनता से मिलने के बाद भी तो सोचेंगे। वहाँ जाने के बाद तो वहाँ बताएंगे ही ना क्या समस्याएं क्षेत्र में नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री जी को बताएंगे। इनको देखकर लोगों को हौसला लेना चाहिए कि ये एक दिव्यांग होने के बावजूद आपको साइकिल से दिल्ली जा रहे हैं और ये पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा कि किसी चीज़ को करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी आप कुछ कर नहीं सकते। इनकी इच्छा शक्ति है जो आज इनको इतना आगे बढ़ाई है और एक यहाँ जन औषधि केंद्र चला रहे हैं और साइकिल से ये मोदी जी भी इनकी तारीफ कर चुके हैं। आपके मुजफ्फरपुर रहने वाले हैं, क्या कहेंगे मुजफ्फरपुर से? जी, मोदी जी ऐसे लोगों को बहुत सराहना देते हैं, बहुत तारीफ करते हैं और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में दिए जाने वाली सभी टीका 8 मार्च से रोजाना निःशुल्क दिया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि ब्रह्मपुरा स्थित नर्सिंग होम में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक टीकाकरण चलेगा। इस दौरान अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है तो इससे निपटने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप लोग को बुलाया गया है ये चीज़ बताने के लिए कि हम लोग 8 मार्च 2021 यानी कल सोमवार से ब्रह्मपुरा स्थित क्लिनिक डॉक्टर अरुण शाह के यहाँ हम लोग 10 बजे से 1 बजे तक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देने वाले जितना भी टीका है वो हम लोग निःशुल्क देंगे और पूरी सावधानी से देंगे। कोल्ड चेन का मेंटेन करेंगे, स्टरलाइजेशन मेंटेनेंस होगा और ये जन्म से लेकर के और जहाँ तक मतलब कि जो एज है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण के शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे।
तो इसके पीछे एक ही मोटिव है कि अधिक से अधिक लोगों को टीका पड़े, और क्योंकि हम जानते हैं कि टीकाकरण करने से बहुत सारी बीमारी का बचाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीकाकरण ही एक ऐसा था कि जिससे कि स्मॉल पॉक्स दुनिया से ख़त्म हो गया। पोलियो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। हिंदुस्तान कई साल पहले पोलियो कंट्रोल घोषित कर दिया गया है पूरी दुनिया से। तो टीका का यही कमाल है कि ये बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से बचने का सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है। और चूँकि यहाँ पर और भी संस्थाएं हैं जहाँ पर कि टीकाकरण का काम होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन की तरफ से इस कार्यक्रम को लेने का बीड़ा उठाया है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर सारी सुविधा होगी, और पूरे मतलब कि जो एंटीसेप्टिक एसेप्टिक मेजर्स ये सब को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ तक कि हम लोग बैकअप भी रखेंगे। किसी को साइड इफ़ेक्ट्स अगर होता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो उसको हम लोग मैनेज भी करेंगे। हालांकि टीकाकरण से माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होता है, मतलब कि जहाँ पर सुई पड़ती है वहाँ दर्द होता है, हल्का बुखार होता है, लेकिन कभी कभी 1-8% केसेस में सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उस सीरियस साइड इफ़ेक्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास सारी सुविधा रहेगी यहाँ पर। कब से कब तक चलेगा ये सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हम लोग देंगे, और गर्मी का समय आ गया है, और हम लोग चाहते हैं कि टीकाकरण का काम दिन में ही हो, ताकि क्या कि रात में देने के बाद तो रात भर तो माँ बाप तो बच्चा रोता रहेगा, रात माँ बाप रोता रहेगा। तो सुबह देने से क्या होता है कि शाम तक उसको दर्द वगैरह पर कंट्रोल हो जाता है, और हम लोग बता देंगे कि दर्द होगा तो क्या करना है, बुखार होगा तो क्या करना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इस अभियान से जुड़ गए हैं, और हम सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर NK सिन्हा, जिन्होंने ये पहल उठाई है। उन्होंने हमको कहा। रविवार को पताही जगन्नाथ गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें से एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मोहम्मद शमशाद, कयूम और ताज का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घर के परिजनों ने पास के ही मनोज शर्मा, मंतोष शर्मा, घंटी, दीपक कुमार समेत आधा दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सदर थाना में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम सर्विसिंग के दुकान पे काम करते थे। 5-5:30 बजे हम गए बिस्किट लाने दुकान पे, तो दारू फुल पिए हुआ था। पीकर उसके बाद हम गए तो हम कहें दुकानदार के कि दुकानदार को बिस्किट ला, तो बिस्किट देने के बदला मुँह पर ताक लिया करता, बस हमको कॉलर पकड़ के फाड़ दिया। और बाद मारपीट करने लगा। 2-3 आदमी आया, हमको छुड़ा उड़ा के फिर वो पट्टी हमको एक घर पहुंचा दिया। हम घरे आए, फिर घरे आया, 2-3 आदमी से खूब गाली उली बका, मारपीट करने लगा। सब मारपीट कर रहा है? मतलब वही मनोज, समीर, यही सब मनोज, समीर, राजू, दीपक और मंतोष, संतोष सब था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया, ये सब लाठी उठी लेके एकदम मारने पीटने लगा सबको एकदम। और बाद हम लोग भी सोचे कि क्या करे नहीं करे, हम लोग अकेला पड़ गए तो भैया को फ़ोन किए, भैया आए। उसके बाद सबको मतलब अति उति करके भगाया। फिर उसके बाद वो सब फिर आया, 3 दफ़ा आया। 3 दफ़ा आने के बाद फिर वो सब दूरा पर से गया, कट्टा उट्टर कौन मशीन था वो सब लेके उड़ाने काटने उठने लगा। आज क्या हुआ? आज सुबह पर जा रहे थे सर काम करने, ठेला चलाते हैं, और ये लोग 15-20 आदमी से मोटरसाइकिल से गया, फरदो पुल पे घेर करके, और उसके बाद लाठी से चलाना स्टार्ट कर दिया। पूरा आदमी जो है से जमा हो गया वहाँ पे। बहुत आदमी बोले कि तो इसको छोड़ दो, ऐसे बढ़ जाएगा। उसके बाद नहीं छोड़ा, तैयो भी वहाँ से मारते पीटते लाया। घर पे आए, घर पे यहाँ खबर दिए गार्जियन को, गार्जियन लोग गया तो उनने से कुठारी थी आरा लेके भागने लगा। बटेरी उटेरी सब हथाथी उठी लेकर के भागने लगा। भतीजा का मेरा कान उन काट दिया, मेरे को डंडा से मार के दे हाथ फुला दिया गया। फुलाने के बावजूद में कहता है कि जब तुमको हम मार देंगे जाने इसी जगह, जो कोई नहीं बचाएगा। उसके बाद जो है से थाने प्रभारी के हुए लग गए। थाना प्रभारी बोल रहा है कि सदर अस्पताल जाओ। सदर अस्पताल में गए, सदर अस्पताल में से कागज़ बना के ये दवा उवा लगा। दवाई पर जो आए उसके बाद जो है से वहाँ अथी हो गया। वहाँ से होला के बाद में यहाँ आए सदर थाने में, तो केस लिखा रहा था।
कटरा के विशनपुर गांव में रविवार की दोपहर एक घर में भीषण आग लग गई। आगजनी में कोई हाथाहाथ तो नहीं हुआ, लेकिन नकदी समेत लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू तो पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ये तो बकरी अरगाने के लिए ताले पूरा सामान जल गया। ताले हम क्या करें नहीं करें, आदमी के जुटाए हम सबके हल्ला करके भैया भौजी आई। किस तरह से लगी? अब क्या लगे, कैसे लगे नहीं लगे, हम क्या आने गए। क्या नुकसान हुआ है? सारा संपत्ति नुकसान हुआ। क्या चीज था उस संपत्ति में? सारा गहना जेवर गुड़िया पैसा कौड़ी सारा संपत्ति, चावल गेहूँ सब था, सारा संपत्ति था। हमको घर में 3 लाख रुपया था। 3 लाख कहाँ से लाए थे? 3 लाख लोन पर हम उठाए ना। क्यों लोन पर उठाए थे? लोन पर उठाए बेटी की शादी करने के लिए, कि वो उसको उठाएंगे, गरीब आदमी है, गरीब उसको उठाएंगे, कहूँ पर रिश्ता लगा देंगे कहूँ पर। आग में तो पूरा बर्बाद हो गया। फिर सब बर्बाद हो गया, सब पूरा हमको जर गया। कुछ नहीं हमको है, सिर्फ खाली जान हमको है। काम करने गए थे राजमिस्त्री में, हम आज देख रहे पूरा, फोन किया दूसरा आदमी जी, तुम्हारा घर पूरा जल चुका है, पूरा सारा सामान पूरा मेरा सब पूरा तो कुछ नहीं बचा, पूरा जल गया, पूरा मकान पूरा सारा चीज जल गया। हम आए तो फोन किया, जब आ रहे तो घर में देख रहे सब पूरा बाल बच्चा सब पूरा जो बचा वो पूरा बाहर निकला, पूरा जल के पूरा राख हो चुका। मेरा लड़की का शादी होने वाली थी, रिश्ता लगाए हुए थे, 3 लाख रुपया लोन पे उठाए हुए थे, पूरा वो पूरा जल चुका। जेवर मेरा लड़की का रखे हुए थे खरीद कर, सभी वो भी जल के पूरा राख हो चुका है। कुछ नहीं बचा मेरे हाथ में। मैं 300 रुपये का काम करता हूँ, ये लेकर कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को पालते हैं, और कुछ नहीं है मेरे घर में। 3 बच्चा है, मेरा लड़की है, मेरा बाल बच्चा, कुछ भी नहीं है। मोतीझील निवासी 60 वर्षीय अमित कुमार केशव जी शनिवार 6 मार्च की सुबह 11:30 बजे से लापता हैं। वे अपने साला विनय श्रीवास्तव के नीम चौक स्थित आवास पर आ रहे थे। शनिवार को अपने साला के 10 वर्षीय बेटे के साथ अघोरिया बाजार चौक गए, तभी से लापता है। परिजनों के मुताबिक उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। 2 मोबाइल फोन साथ में है, लेकिन स्विच ऑफ बता रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि केशव जी के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 9334906357 पर सूचित करें। असीम कुमार उम्र 59 साल कल दोपहर 11:30 बजे बाटा के पास अघोरिया बाज़ार में मिसिंग हैं। लाल रंग का चेक वाला शर्ट और क्रीम कलर का पैंट पहने हैं। सर पे बाल थोड़ा कम है और थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं। किसी को जानकारी हो तो कृपया हमको सूचित करें। क्या नाम है उनका? नाम है असीम कुमार। कब निकले थे? निकले हैं दिनांक 6 मार्च 11:30 बजे। अब तक कोई पता नहीं? अब तक कोई पता नहीं। खोज किए हैं? खोज चल रही है, सब जगह खोजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में काफ़ी खोजबीन हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्र वर्ल्ड की ओर से रविवार को मालीघाट के चूना भट्टी से प्रभात फेरी निकाली गई। इंडिया जेन-डू शिन कराटे फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और कराटे गर्ल रानी ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को प्रभात फेरी के लिए रवाना किया। खिलाड़ियों के हाथों में महिला सुरक्षा से संबंधित पेंटिंग और स्लोगन रहे। इस दौरान फेडरेशन के शिल्पी सोनम सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर कराटे खिलाड़ी मौजूद रहे। प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के तत्वाधान में बालाजी परिवार के सहयोग से वार्ड नंबर 40 स्थित श्री सत्यनारायण अतिथि भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 150 मरीज का निःशुल्क इलाज हुआ और 50 लोगों का खून जांचकर सभी लोगों को दवाई दिया गया, जिसमें अधिकतर ब्लड शुगर, सीजनल डिजीज, एनीमिया के मरीज थे। बिहार राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बालाजी परिवार के सहयोग से पुरानी बाजार, पिछड़ा रोड, दाता कम्मल शाह बाजार, नई बाजार, वार्ड 40 के अंतर्गत के जनता को यहाँ पर देखा गया है, स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। उसके बाद जिसकी जरूरत के हिसाब से लगभग 40-45 आदमी को ब्लड शुगर जाँच किया गया है, 15 आदमी को CBC जाँच किया गया है और सभी को डॉक्टर के द्वारा देखने के बाद उसको दवा दी गई है, BP शुगर से किया गया है।
लगभग अभी तक 130-135 मरीज तक देखा जा चुका है और अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हम आए हुए सभी टीम को देना चाहते हैं। आज हमारे ये वार्ड नंबर 40 में सत्यनारायण मंदिर के पास कैंप लगाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य के संबंध में। इसमें ज़्यादातर पेशेंट बीपी और शुगर के आ रहे हैं और प्लस स्किन की डिजीज वाले पेशेंट आ रहे हैं। अभी तक कितना को चेक कर लिया गया है सर? अभी तक हमने 115 मरीज देख चुका हूँ। जाँच शुगर का 42 हो चुका है और बीपी का 50 हो चुका है। रविवार को महावाणी स्मरण संवाद एवं कवि गोष्ठी का आयोजन निराला निकेतन में हुआ, जिसमें 3 पीढ़ियों के कवि और साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की। कवि, गीतकार और बेला के संपादक डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री मूलतः गीतकार थे। उनके गीतों का केंद्रीय चरित्र और प्रवृत्ति प्रेम है और उसमें वे प्रकृति और आध्यात्म को भी कुशलता से समेट लेते हैं। हिंदी गीत कविता के एक विराट रचनाकार जिन्होंने गद्य और पद्य सबकी साधना करते हुए कई कालजयी कृतियों को प्रस्तुत किया। हम जानते हैं वह यशस्वी नाम महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का है और उन्हीं के आवास, उन्हीं के साधना स्थल निराला निकेतन में आज महावाणी स्मरण का आयोजन किया गया है। यह 7 तारीख इसलिए कि 7 अप्रैल 2011 को आचार्य श्री की पार्थिव काया इस जगत से सदा के लिए पृथक हो गई थी, लेकिन उनकी यशः काया उनके अक्षरों के रूप में, उनके भाव के रूप में, उनके द्वारा निर्मित कई कई पीढ़ियों की रचनात्मकता के रूप में आज भी जीवंत और प्राणवान है। ऐसे आचार्य श्री जो जीवन भर केवल अक्षर अक्षर साहित्य ही नहीं रचते रहे, बल्कि अपने शिवत्व को, अपने रामत्व को, अपने कृष्णत्व को भी अपनी समृद्ध परंपरा को विरासत में बचाते हुए समकालीनता की चुनौती को स्वीकारते हुए नई पीढ़ी को अर्पित करने का काम आचार्य श्री ने किया है। गीत कविता के शिखर व्यक्तित्व तो ये थे ही, वे एक ऐसे ऋषि कवि थे और हम लोग आचार्य जी को देखते हुए गर्व से कह सकते हैं कि हमने कालिदास को देखा है, निराला को देखा है, वाल्मीकि की चेतना का भी संस्पर्श किया है, क्योंकि एक विराट रचनाकार के भीतर रचनाकारों की, श्रेष्ठ रचनाकारों की चेतना सतत प्रवाहित होती रहती है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का यह निराला निकेतन। रविवार को मझौली खेतल पंचायत के लोगों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगर विधायक को मोहल्ले के सड़क, नाला जैसे समस्याओं से भी अवगत कराया। वहीं नगर विधायक ने जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। मौके पर मझौली खेतल पंचायत समिति सदस्य तुफैल अहमद समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक चर्चा हुई कि 10 साल गैप हो गया, लेकिन हमारा आना जाना कोई कार्यक्रम में, कोई समारोह में वो बंद नहीं हुआ। और 10 साल जो गैप हुआ, 5 साल जो गैप हुआ, उसमें आपका कहीं से दोष नहीं है। हम कुरहनी चले गए, गलती बस इसके कारण जो है सो आपको दूसरे लोगों को मौका मिल गया जीतने का, बनने का, ये सच्चाई है। तो आपका दोष नहीं है, आप तो हमेशा आशीर्वाद देते रहे हैं और जितना हमारे ताकत विधायक के रूप में मिला है उसका इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में चिंता करते रहते हैं। विश्व भर के कायस्थों की एकजुटता के लिए गठित ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की मुजफ्फरपुर इकाई की ओर से रविवार को BMP 6 के रोड नंबर 3 में आयोजित कॉन्फ्रेंस में शामिल जिलाध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चौनपुरी ने कहा कि समृद्ध समाज की कल्पना को साकार करने के लिए राजनीति, शैक्षिक, सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने के उद्देश्य लेकर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कायस्थ समाज बहुत कमजोर है, इसलिए मिल बैठकर चिंतन करने की जरूरत आ पड़ी है। आज का कार्यक्रम है ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस। जिला स्तर पर अभी हम लोग का मीटिंग चल रहा है और आज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों को हम मनोनयन पत्र देंगे।
मनोनयन पत्र देने के बाद हम लोग 49 वार्ड को 7 मंडल में बांट रहे हैं और 7 मंडल का मंडल वार्ड स्तर पर इसको हम लोग लेकर के जाएंगे और अपने किसानों की जो समस्याएं हैं और गरीब किसानों का शादी लड़कियों का शादी विवाह वगैरह करने के लिए भी हम लोग इस कार्यक्रम में उसी पर आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।